सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा है। पहला है इदम, ईड, ईगो और पराअहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास और सेक्स की बात की गई है। ईगो की बात करेंगे तो ईगो में यह आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। पराअहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं, जिसमें बुरे कामों में उतरना ही होगा, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब परम ईगो होता है। आगे आ जाते हैं, ये त्रिध्रुवी प्रणाली की बात करते हैं। टीचर, बालक और पाठ्य पुस्तक। इसमें हम लोग ऐसे यू बनाओ, 3 है। यहाँ पे कर लेंगे टीचर को, यहाँ पे हो जाएगा पाठ्यक्रम, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, बात खत्म। सिगमंड फ्रायड की बात करेंगे, इनको साइकोलास्टिक थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में अगर बात करेंगे, इसके समर्थक कौन है, तो जॉन डीवी थे। और प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे, जिसमें बच्चों की इच्छाओं के अनुसार ही पढ़ाया जाता है और इनके शिक्षा के स्तर को भी देखा जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल, फ्लेक्सिबल, ये सब होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या था। बेंजामिन ब्लूम्स यह अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव। देखिए, इन्होंने 3 भागों में बांटा इसको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, 3 भागों में बांट दिया। पहला है ज्ञानात्मक, इसका वर्गीकरण इन्होंने 1956 में किया था, जिसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सा है। पहला क्या है, नॉलेज मतलब ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। इन्होंने 6 भागों में बांटा हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी के अंतर्गत। सेकेंड है हमारा अफेक्टिव डोमेन। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह और प्रेरणा। ये हमारी सेकेंड है, ये है। फिर सतही संरचना सरफेस लेवल पे है। बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। मम्मी पापा, खाना पीना, ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे आ जाते हैं, नाम से चॉम्स्की की बात करेंगे। ये अमेरिका के निवासी थे और इनके द्वारा जो है कि बच्चे को भाषा, जैसे जो एक बच्चा होता है ना, उसको अपनी मातृभाषा जो होती है ना, वो उसको जन्मजात पता रहती है, भाषा के बारे में उसको ज्ञान रहता है। भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने कहते, इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और ये कहते हैं बच्चे के मस्तिष्क, माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। कौन ये बात करता है, चॉम्स्की। चॉम्स्की ने भाषा की बात करी थी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इसके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी और उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। कोहलबर्ग ने, ठीक है, मेल और फीमेल के मोरल रीजन में कल्चर और के डिफरेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। वाइगोस्की की बात करेंगे तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को का प्रतिपादन किया था। ठीक है, वाइगोस्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन सा है। पहला है जेडपीडी, जिसको जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र, जो वास्तविक विकास के स्तर या संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास से जोड़ देता है। मतलब ये कहने का है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम कौन करता है, जेडपीडी मॉडल करता है। सेकेंड का है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग में क्या है कि वाइगोस्की द्वारा दी जाने वाली टेम्परोरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैप होल्डिंग करते हैं। जैसे क्या है कि अगर बच्चा समझने लगा किसी चीज़ को, तो फिर क्या करेंगे टीचर की, ठीक है, अगर बच्चे को अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो बच्चा फिर अपने से करेगा, तो वहाँ पर टीचर छोड़ देता है। तो ये क्या है, स्कैप होल्डिंग है, कि कुछ टाइम तक बताना, उसके बाद फिर छोड़ देना। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक अच्छा लड़का, फिर दूसरा कानून एवं व्यवस्था अनुरूपता, उत्तररूढ़वादिता, नैतिकता। इसकी 2 अवधारणाएं हैं, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता। ये सब नहीं पूछता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला है प्राक रूढ़िबद्ध नैतिकता, दूसरा है दंड या आज्ञा अनुपालन उन्मुखता, थर्ड है साधनात्मक सापेक्षता और रूढ़ि नैतिकता के स्तर, इसके बारे में है। फिर आ जाते हैं कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत क्या है।
कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता होती क्या है? यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। मोरालिटी के थ्रू हमें क्या है? सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, मतलब अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इसके बारे में क्या करता है बच्चा? समाज से ही जानता है। नेक्स्ट बात करेंगे नैतिक दुविधा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति ही नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक तरड़ा, मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया में नैतिक तरड़ा होती है। सही और गलत में किसी एक को चुनना, सही चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, तो ये क्या है? तरड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों में क्रम के अपरिवर्तनशील बताया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, परिवर्तनशील होता है ना, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है फिर क्या? अब ये तो वो नहीं है। केंद्रीकरण, हाँ ये ठीक है। केंद्रीकरण क्या होता है? एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो केंद्रीकरण होता है। संरक्षण क्या होता है? अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता। जैसे बॉटल है, बॉटल का साइज जो है कि चौड़ाई में ज़्यादा हो गया और गहराई में ज़्यादा हो गया, लेकिन लंबाई में कम है, पानी तो उतना ही आएगा बॉटल में, तो वो चीज़ है। क्रमबद्धता, इसमें बच्चों तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाते हैं। जैसे क्या होते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग वाली गिनती दे दो तो वो सीख नहीं पाते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, और फिर इसके बाद है संक्रियात्मक, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला कहाँ गया? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट, इसमें है नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आधा ही है। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम एंड एक्जिमा, इसमें इंपॉर्टेंट है एक्जिमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे एक्जिमा कहते हैं। मतलब हमारे माइंड में जो भी इमेज बना रहता है ना, उसके बारे में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, जो भी धारणा बना लेते हैं, वही क्या होती है? एक्जिमा होती है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दे रखी है। इनका मानना था कि 2 बच्चों में जैविक परिपक्वता, मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो होती है, वो बच्चों के बारे में उनके दिमाग के कॉन्सेप्ट को बना देते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता व नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की पहल करते हैं। आधा आधा गायब है इसका। परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रांति, तब पता नहीं क्या ये। मनो सामाजिक सिद्धांत की बात करी जा रही है, नहीं, हाँ पुनर्बलन इम्पोर्टेंट है। पुनर्बलन क्या होता है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है वो क्या होता है? पुनर्बलन कहलाती है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, ये क्या है? पुनर्बलन है। कि हम पास हो गए तो मम्मी पापा हमको गिफ्ट में क्या किए? फ़ोन दे दिए या फिर साइकिल दे दिए, तो ये पुनर्बलन है। पुनर्बलन अनुसूची में क्या हो गया? ये 2 प्रकार के, सतत पुनर्बलन और असतत पुनर्बलन। ये भी एक ही दिया होगा आई थिंक, हाँ ये भी एक ही है। 2 हो गया, विभेद हो गया, ठीक है। BF स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है, जिसको ऑपरेंट कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है। यह अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी रह चुके थे और इनके द्वारा जो है कि अधिक अनुक्रिया पर जोर भी दिया गया था, और अपना प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था और उसके बाद फिर कबूतर पर भी किया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसमें एक छिद्र था, और जब लीवर दबता तब खाना आ जाता, तब उस छिद्र में द्वारा चूहे को भूख लगती तो वह इधर उधर घूमने लगता और अचानक उसका पैर उस पर पड़ जाता और वो फिर उसको खा लेता था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये है, ठीक है।
नेक्स्ट है पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो जिसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। इसके अनुसार किसी की उत्तेजना को पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह सामान्य प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने का पर करता था। आल्बर्ट बंडूरा की बात करेंगे भाई, तो कनाडा के निवासी थे। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहार को नकार दिया जाता है। मतलब जो चीज़ें अच्छी हैं उसको ले लो, जो खराब चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, बात खत्म। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया और इन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई थी। आगे बात करेंगे फिर आत्मसातीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य का नियम, प्राथमिक नियम। अच्छा, थार्नाडाइक ने 2 नियम दिए थे ना, मुख्य नियम और गौड़ नियम, है ना। प्राथमिक नियम में 3 था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ के नियम में आ जाएंगे तो प्रतिक्रिया का नियम, बस गायब, 6 नियम है उसमें भी। थॉर्नडाइक की बात करेंगे, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि एक बिल्ली पर इन्होंने इसका प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर रखा था और पैर पड़ने पर गेट खुल जाता। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती और उधर उधर घूमती और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता और गेट खुल जाता और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती। नेक्स्ट की बात करें, स्वलीनता RPW 2016 1995 के स्थान पर आया था 2016 में, और इसमें विकलांग जो बच्चे थे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 21 प्रकारों को बढ़ाकर कर दिया गया। केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जुड़ने की शक्ति आई थी। ये तो प्रकार है। अच्छा, ये है कौन कौन से होते हैं, डायलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डायस्मॉर्फिया, डिस्प्रेजिया, डिसैक्सिया, डिस्मीपिया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ऋणात्मक स्थानांतरक शून्य था, स्थानांतरण सकारात्मक भी था इसमें। क्षैतिज स्थानांतरण, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता क्या होती है उसके बारे में है। अधिगम स्थानांतरण कैसे ट्रांसफ़र होता है। ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हाँ, क्योंकि एक्सीलेटर उसमें भी होता है, एक्सीलेटर उसमें भी होता है, तो दोनों में ये काम आएगा। स्थानांतरण के प्रकार करेंगे तो धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, 2 प्रकार के होते हैं, वो भी इसमें नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण की बात करेंगे तो माइक्रो टीचिंग है और सूक्ष्म शिक्षण के स्तर की बात करेंगे तो स्मृति लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और हमको तीसरा वाला नहीं याद है, इसमें भी याद नहीं होगा आई थिंक। हाँ, हमको पता था गायब होगा वो। कर्व ऑफ लर्निंग 4 प्रकार के होते हैं। सरल होता है, वो भी नहीं होगा। सरल होता है, V आकार का होता है भैया। इसमें 4 प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। इसमें भी दिया नहीं है। सरल है, सरल रेखी है, फिर V आकार का है, S आकार का है, और एक हमें याद नहीं है अभी। स्टर्नबर्न ने बुद्धि के 3 भागों को बांटा है, अनुभवात्मक, घटकी, संदर्भ, ये है। अधिगम मतलब होता है सीखना, अनुकूलन, सीखना सार्वभौमिक होता है। आगे की बात करेंगे, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अच्छा, बुद्धि के प्रकार बता दिया है कि बुद्धि इतने प्रकार की होती है। देखिए, बुद्धि की अगर बात करेंगे तो बुद्धि के बारे में उंट ने बताया था, ठीक है। और आगे बाकी चीज़ें आगे देख लेंगे। स्टर्न के द्वारा भी इसकी बातें करी गई है इसमें, जो कि लिखा हुआ नहीं है। त्रिआयामी है, ठीक है, गिलफोर्ड ने इसकी बात करी है, ओके। शारीरिक बुद्धि और संज्ञात्मक, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। इसमें बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, जिसमें शाब्दिक भाषाएं, तार्किक, वार्किक, हर एक तरीके की बात कही है। मतलब हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, ये कह सकते हैं। जो 140 से अधिक का होगा वो जो है कि प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ये चीज़ है।
बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था, टर्मन के द्वारा। ठीक है, बुद्धि ये इंटेलिजेंस है। ठीक है, बुद्धि के प्रकार थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं: पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लव अवस्था। चलने लगा। बाल विकास की अवस्थाएं क्या है? प्रसव पूर्व, शैशव अवस्था। भैया इसमें ये 6 अवस्थाएं आएंगी। देखो वो भी नहीं है, देख लो, मतलब आधे आधे चीज़ें हैं इसमें भाई साहब। जो नहीं पढ़ा रहेगा उसका तो गायब हो जाएगा। सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, यहाँ पे सिद्धांत चलने लगे और इसमें भी 12 सिद्धांत हैं टोटल। 12 मैंने पढ़ रखे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही था। बाल विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें 16 सिद्धांत है भाई, टोटल 16 सिद्धांत हैं। वो भी नहीं होगा आई थिंक। हाँ जानते थे, वो तो बढ़िया के पढ़ के बैठे इसलिए पता है। विकास के आयाम क्या है? शारीरिक विकास, गत्यात्मक मसल्स। ठीक है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है, ये होता है फाइन मोटर स्किल। वृद्धि केवल परिणामात्मक होती है, छोड़ो भैया, गायब हो जाओ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म।